जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 50। आज के लेक्चर में हमने प्रीवियस जो कंसेप्ट कोजाई कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स पढ़ी थी उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, होम असाइनमेंट की आपने? कितने स्टूडेंट से रिटर्न फॉर्म में होम असाइनमेंट किया? जरा हाथ उठाइए। शाबाश शाबाश। चलो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी कम होगी, वो कुछ मसरूफियत की वजह से। हाँ जी, समझ गए? नहीं अभी नहीं, क्वेश्चन तो कुछ डिस्कस करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया? कोजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डेफिनेशन क्या थी? सर वो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन याद की जी जी। सर वो कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप बन जाए। अपने आप बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अपने आप डेफिनेशन बनाई है? कोजाई डेफिनेशन। शाबाश। अपने आप बन जाए, ये कहाँ लिखा है? लाम किताब में ऐसे लिखा है क्या? तो नहीं पढ़ के आए भाई, असाइनमेंट कह रहे हैं। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो एग्रीमेंट के बगैर बन जाए। भाई पढ़ के नहीं आते आप, अब याद क्यों नहीं करते? जो किताब में डेफिनेशन देखें, जो डेफिनेशन आप अपने अल्फाज में लिख जरूर सकते हैं लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट जो हैं वो सेम होने चाहिए, अल्फाज आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन का तो उसूल यही होता है, वो तो आपको बुक के अल्फाज में ही याद करनी चाहिए ना। डेफिनेशन तो चेंज ना करे, उसमें कुछ अहम अल्फाज होते हैं, अहम कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, हाँ जी, बट ठीक है। कह रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट की वेरियस टाइप्स थे। कितनी टाइप्स हमने निकल बड़ी थी? 5। शाबाश। कौन कौन सी टाइप्स है? नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर आर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मनी पेड अंडर कोर्शन आर बाय मिस्टेक। शाबाश। और फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, नॉन ग्रेचुअस एक्ट, मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पर्सन। और याद है कल हमने इंटरेस्टेड पर्सन के ऊपर डिस्कशन की थी कि इससे क्या मुराद है? शाबाश। तो ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, ये तो हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं, कोई केस स्टडी वगैरह है तो देखते हैं वो कैसे सॉल्व करनी है हमने। इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। उसने लिखा हुआ है ब्रीफली डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि आपने कुछ एक्सप्लेनेशन भी ऐड करनी है। अगर लिखा होता है ना लिस्ट करे, लिस्ट, तो फिर इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अमूमी तौर पे आईकैप के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत लिखनी होती है। कमेंट ऑन एनफोर्सबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड विद माइनर। क्या माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है? वो तो हमेशा वाइड होता है। ऐसा क्या? ऐसा नहीं है, वो वाइड अगेंस्ट माइनर होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो भी वैलिड हो सकता है जो उसने इस चैप्टर में हमें कंसेप्ट डिस्कस किया, अगर वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ से रिलेट करता हो। कह रहे मरियम ए माइनर बाइज मेडिसिन फ्रॉम जैन, मरियम हैज नो प्रॉपर्टी। क्या रिकवरी हो सकती है मरियम से? क्यों नहीं हो सकती? नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी नहीं है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि माइनर की प्रॉपर्टी हो, क्योंकि रिकवर कर सकते हैं तो माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर करवा सकते हैं। बी हबीब सप्लाइड नेसेसिटी ऑफ लाइफ टू अरसलान ए माइनर। हबीब ने नेसेसरीज ऑफ लाइफ अरसलान को प्रोवाइड की, जो कि माइनर है। हाँ, अगर अरसलान के पास प्रॉपर्टी है तो उसे रिकवरी करवाई जा सकती है। शाबाश। सी हबीब सप्लाइज नेसेसरीज टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अरसलान ए माइनर। जी हाँ जी बिल्कुल, माइनर को भी अगर नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करें तो वो भी रिकवर हो सकती है, और माइनर के डिपेंडेंट्स को अगर नेसेसिटी ऑफ लाइफ सप्लाई करें वो भी रिकवरी हो सकती है। हबीब सप्लाइड ए कोट विद डायमंड बटन्स टू अरसलान ए माइनर। बताइए रिकवरी हो सकती है कि नहीं? रिकवरी क्यों नहीं हो सकती? कोट के बटन क्या नेसेसरी नहीं होते? नेसेसरी होते हैं, लेकिन ये डायमंड बटन नेसेसरी नहीं होते। तो ये डायमंड बटन नेसेसरीज ऑफ लाइफ नहीं है, इसकी रिकवरी नहीं होगी। ए परचेज 11 कोट्स फॉर माइनर, माइनर हैड सफिशिएंट क्लोथ्स एट दैट टाइम। उसके पास सफिशिएंट क्लोथ्स थे, लेकिन फिर उसको 11 मजीद कोट दे दिए। रिकवर क्यों नहीं करवा सकते? नेसेसिटी ऑफ लाइफ ने। क्यों नेसेसिटी क्यों नहीं है? ऑलरेडी उसके पास है, पहले से उसके पास है। माइनर एक्सेप्ट कर लिया उसने, कर लिया, फिर भी नहीं रिकवरी हो सकती। क्यों नहीं? नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है। वो याद है वो केस स्टडी, माइनर को गाड़ी दे दी थी उसने, शोरूम का केस स्टडी याद है? हम तो वो वैसे भी रिकवर नहीं करवा सके थे, हालांकि उसने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी, गाड़ी वापस ले दी। तो इसे अमाउंट पैसे नहीं ले सकते, बाद में कोर्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं वापस। क्वेश्चन 3,
आजम सप्लाइज हबीब ए लुनेटिक। लुनेटिक कौन होता है? अनसाउंड माइंड। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको याद होगा कि वो क्वेश्चन में हमें बताता है कि ये नॉर्मली साउंड है या नॉर्मली अनसाउंड है। Lunatic with necessaries suitable to his condition in life is Azam entitled for reimbursement। यहाँ पे उसने चूंकि स्पेसिफाई नहीं किया तो उसका मतलब क्या है? लुनेटिक से मुराद जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ये पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को चीजें प्रोवाइड की, नेसेसरीज, रिकवरी हो सकती है? बिल्कुल, प्रॉपर्टी होगी तो होगी, वरना नहीं। और फिर वसीम सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ सईद ए लुनेटिक विद नेसेसरीज सूटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ, इज वसीम एंटाइटल्ड फॉर रीइंबर्समेंट? बिल्कुल। क्यों? लेकिन वो यहाँ पे जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है उसको तो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा, डिपेंडेंट्स को प्रोवाइड करे फिर भी रिकवरी हो सकती है। करेक्ट। 3 में कोई प्रॉब्लम? 4 बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध ऑन ए लीज ग्रांटेड बाय आजम ए जमींदार। द रेवेन्यू पेएबल, रेवेन्यू से मुराद टैक्स, टैक्स पेएबल बाय आजम टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर्स, यानी उसने कुछ टैक्स पे करना था लेकिन अभी पे नहीं किया, यानी अक्रू हो गया है। इस वजह से क्या हुआ? हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा जी इसकी जमीन बेच दो, हमें तो टैक्स चाहिए, चाहे जमीन बेच के क्यों ना हासिल करना पड़े। अंडर रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी द एनलमेंट ऑफ बाबर्स लीज। अगर ये सेल होती है तो फिर जो बाबर ने लीज पे लिए हुए है, यानी रेंट पे लिए हुए लैंड, वो रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। यानी पैसे आजम ने नहीं दिए, लीज किसकी खत्म होगी? बाबर की। बाबर टू प्रिवेंट द सेल एंड द कॉन्सिक्वेंट एनलमेंट ऑफ हिज ओन लीज pays the government the sum due from Azam. Is Azam bound to repay amount to Babar? क्यों भाई? उसकी लाइबिलिटी उसने थोड़ी कहा था, उसने तो नहीं कहा था। हाँ, ये बाबर इंटरेस्टेड पार्टी है, इसने अपना, इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी होती है? जो पेमेंट करे अपने किसी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी डैमेज से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए कोई पेमेंट करे पार्टी, वो है इंटरेस्टेड पार्टी। यानी अगर पेमेंट ना करते तो उसे कोई नुकसान हो रहा होता, तो यहाँ पे चूंकि इसको नुकसान हो रहा था, उसकी जो लीज एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता, इसीलिए उसने पेमेंट कर दी। तो वो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी है, रिकवरी हो सकती है। चाहे आजम ये कह दे कि मैंने पेमेंट नहीं करनी, क्या फिर भी रिकवरी हो सकती है? बी आजम पेज एरियाज ऑफ रेंट ऑफ बाबर वॉलंटरली टू अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन बाबर एंड हिज लैंडलॉर्ड। कैन आजम रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम बाबर? क्यों नहीं कर सकता? वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। कैसे पता चले इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है? क्वेश्चन में उसने क्लियरली लिखा हुआ था वॉलंटरली पेमेंट किया, रजा कराना तौर पे। डन? कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ जी बिल्कुल, वॉलंटरली का मतलब ग्रेचुअस भी है। बिलाल इंपोर्टेड गुड्स एंड स्टोर्ड इन अनम्स वेयर हाउस विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। बिलाल ने चीजें इंपोर्ट की और अनम के वेयर हाउस में छुपा दी, कस्टम ड्यूटी पे किए बगैर। कस्टम अथॉरिटीज रिकवर्ड कस्टम ड्यूटी फ्रॉम अनम। उन्होंने कहा जी गोदाम के गोदाम में, इसका मतलब आपकी चीज होगी, उन्होंने अनम से पैसे रिकवर करवा लिए। कैन अनम रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बिलाल? क्यों? क्या अनम इंटरेस्टेड पार्टी है? कैसे इंटरेस्टेड पार्टी है? उससे गोदाम में वो चीज पड़ी, अगर पेमेंट ना करती उसका गोदाम सील हो जाता। ठीक है, यहाँ वो उससे जो चीजें जो है वो बाकी की कस्टम वाले वो सील को उठा के ले जाते। 5 आजम सेव्स बाबर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। कैन आजम गेट कंपनसेशन फ्रॉम बाबर? क्यों नहीं? वॉलंटरी। कैसे पता चला वॉलंटरी? उसने बोला तो नहीं है। हाँ, सिचुएशन के लिए। अमूमी तौर पे अगर आग लगी होती है तो जो लोग फायर फाइटर्स वगैरह जो बुझाते, तो वो क्या करते हैं? वो पैसे नहीं लेते, रजा कराना तौर पे काम करते हैं। तो ए में तो रिकवरी नहीं हो सकती। बी अकरम में कुली टेक्स द लगेज ऑफ बिस्मा एट द रेलवे स्टेशन टू हर कैबिन विदाउट आस्किंग। बिस्मा डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। कैन अकरम गेट कंपनसेशन फ्रॉम बिस्मा? कैसे कर सकता है? ये कौन से वाला केस है? हाँ जी, कुली उसका काम है। हालात से पता चल रहा है कि उसने ये ग्रेजुएट्स नहीं बल्कि नॉन ग्रेजुएट्स किया है काम। ठीक है, तो ये सिचुएशन कौन सी है? हेडिंग कौन सी है?
Non-gracious act. 6. Avas a tradesman leaves goods at Afaq's house by mistake. Afaq treats the goods as his own. Can Avas recover the amount from Afaq? क्या केस कौन सा ये? गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक. हाँ जी, तो बताइए कितनी अमाउंट रिकवर कर सकता है? जितने की चीज, अगर चीजें किसी और कीमत पे खरीदी है और इस वक्त मार्केट में रेट कुछ और है, रीजनेबल, जो इस वक्त मार्केट में जितने की वो चीजें मिलेंगी वो रीजनेबल प्राइस समझी जाएगी, वो रिकवर कर सकता है. डन. सेवन. Adil found a diamond ring at wedding reception of Bilal. Adil told Bilal and other guests about it with an intention to find the true owner. Can Adil retain the diamond ring with himself? रख सकता है, रख सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्या होगी साथ, ये भी लिखना है. जिम्मेदारी क्या होगी? रीजनेबल केयर करनी है, और क्या करना है? सबसे अहम चीज, हाँ जी, ओनर को ढूंढना है. सबसे अहम चीज तो ये है, ट्रू ओनर को वो सर्च करेगा. क्या बेच भी सकता है? पेरिशेबल हो तो फिर बेच. रिंग पेरिशेबल तो नहीं होता. 2/3 इसमें पेरिशेबल वाली बात लिखने की जरूरत ही नहीं. इसके स्टडी में रिंग पेरिशेबल, हाँ, जब एक्सपेंसेस जो हैं वो उसकी वैल्यू के 2/3 के बराबर हो जाएं, फिर उसको सेल भी कर सकता है. वो किधर चला गया? सर जो सेल करके वो लेगा कैश, वो वापस करेगा उसे या सेल करके जो कैश लेगा उसमें से खर्चे माइनस कर लेगा, बाकी अमानत के तौर पे रखेगा अपने पास. जब ट्रू ओनर मिल जाएगा तो फिर उसे बाकी के पैसे दे देगा. सारे खर्च नहीं करने ना, सारे खर्च हो जाए ऐसे बड़े बड़े. ए अनम एंड बिलाल जॉइंटली ऑफ ₹100 टू साइमा. दोनों ने साइमा को 100 रुपीज दे थे. अनम अलोन पेज द अमाउंट टू साइमा and Bilal, not knowing this fact, pays ₹100 over again to Saima. ये वाली, अनम और बिलाल दोनों मकरूज थे जॉइंटली साइमा के. उन्होंने साइमा से 100 रुपया उधार लिया था. फिर क्या हुआ आगे? अनम अलोन पेज द अमाउंट टू साइमा. अकेली अनम ने साइमा को 100 रुपया अदा कर दिया. एंड बिलाल, नॉट नोइंग दिस फैक्ट, पेज ₹100 ओवर अगेन टू साइमा. और बिलाल को ये नहीं पता था कि अनम ने पैसे दे दिए हैं, उसने फिर भी 100 रुपया मजीद साइमा को दे दिया. साइमा ने 100 रुपया उससे भी लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया. इज साइमा लायबल टू पे एनीथिंग टू एनीवन? क्या? हाँ जी, क्योंकि ये अंडर मिस्टेक दिया गया है. अच्छा, ये तो आपको पता था. क्या आप ये बता सकते हैं 100 रुपया वापस किसको करेगी? दोनों को 50-50. गलत. गलती से पेमेंट किसने की थी? बिलाल ने. तो पैसे किसको दिए जाएंगे? बिलाल को दिए जाएंगे. पिज्जे वाला आपके घर है, साथ वाले ने पिज्जा ऑर्डर किया था, पिज्जे वाला आपके घर डिलीवर कर गया, आपने पिज्जा खा लिया, क्या उसके पैसे अदा करने के पाबंद हैं आप? वो हम कहेंगे लेट हो गया, लेट हो गया सर. पिज्जा दूसरे का खाते हो, पैसे भी नहीं देते, पैसे अदा करने के पाबंद है. अब सवाल यह है कि किसको? क्या नेबर को? नेबर, पिज्जे वाले को, जिसने गलती से डिलीवर किया उसको. बी, रेलवे कंपनी refuses to deliver of certain goods to the consignee except upon the payment of an undue charge for carriage. उन्होंने कहा जी रेलवे कंपनी ने जो चीज़ें थी कंसाइनी की वो देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कोई एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने के लिए सेंड की होंगी चीज़ें. रेलवे कंपनी ने कहा जब तक हमें आप ज़्यादा पैसे नहीं देते, अनड्यू चार्ज नहीं देते, हम आपकी चीज़ें आपको नहीं देंगे. कंसाइनी पेज द सम चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स. कंसाइनी ने पेमेंट कर दी चीज़ें हासिल करने के लिए. क्या वो रिकवरी कर सकता है? ये क्या है? मनी नहीं, इंटरेस्टेड पार्टी नहीं, मनी पेड अंडर कोर्शन. क्या ये कोर्शन नहीं एक्सरसाइज हुई? किसने कोर्शन एक्सरसाइज किया?
रेलवे कंपनी ने। ये शाबाश। क्वेश्चन अनड्यू की है अनड्यू की हाँ जी, अंडू के लफ्ज़ की वजह से पता चला क्वेश्चन, अंडू की वजह से। हाँ हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन में फिजिकल प्रेशर होता है। क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है? क्वेश्चन की डेफिनेशन निकाल। ये हाल है एग्जाम में जाके, अच्छा ये भी सिलेबस में था, ये कहाँ था? Sir, committing any act to which is prohibited in Pakistan Penal Code या detaining या unlawful detaining of अनलॉफुल property डिटेनिंग, क्या property अनलॉफुल डिटेनिंग? detaining तो ये क्या डिटेन किया है? ये क्या बंदे को डिटेन किया है? ये सामान रेलवे कंपनी ने डिटेन किया, तो ये अनलॉफुल डिटेनिंग प्रॉपर्टी में है। ये भी क्वेश्चन की डेफिनेशन का दूसरा पॉइंट है। इनको पता ही नहीं था कि ये दूसरा पॉइंट है, इनको ये नहीं पता था क्वेश्चन की डेफिनेशन के दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी है। ऐसा इन्होंने तैयारी नहीं की, ऐसा है ना। उस्ताद की बात नहीं सुननी, अब कोई सुननी नहीं, क्योंकि इनको पता है अगली बात मैं क्या करने वाला है। ये नहीं ना याद किया इन्होंने, है ना। शाबाश। ये मुझे लगता है जो सही तरह याद नहीं ना करते वो उन्हें आखिरी महीने प्रॉब्लम होगी। आपने तो याद किया होगा ना। शाबाश। क्वेश्चन की डेफिनेशन सुना है, ये हाल है। ये ऐसे तो बीए मुश्किल होता है। ये मेरा भाई जो हंस रहा है, शाबाश। जिन्होंने खुद तैयारी की होती है ना, वो ऐसे दूसरों की गलतियों पे हंसते हैं फिर। शाबाश मेरा भाई। क्वेश्चन की डेफिनेशन सुना दे। अच्छा हाँ, ऐसे कर रहा है जैसे राग लगाने लगा है कोई। भाई डेफिनेशन सुनाने को कहा है। आई क्या पेपर देने जाएंगे। मर्जी है आपकी, लेकिन बहरहाल जैसे पीआरसी हो गया ना आपसे, क्या है मुश्किल ऐसे हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अलर्ट, फोरी अलर्ट हो जाए, फोरी अलर्ट हो जाए, फोरी अलर्ट, फोरी अलर्ट, सीट बेल्ट बांध ले, फोरी अलर्ट, फोरी अलर्ट हो जाए भाई, फोरी अलर्ट हो जाए सारे। क्यों भला, क्यों? आई गैप की केस स्टडी आने वाली है। जिसने ये केस स्टडी कर ली इसका मतलब उसने टॉपिक समझ लिया सारा। जिसने ये केस स्टडी कर ली उसने टॉपिक समझ लिया। आइए जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या नीचे केसेस बता, हाँ रिक्वायरमेंट ऊपर ही है। कह रहा अंडर सर्टन स्पेशल कंडीशंस obligations resembling those created by a contract are imposed by law। कह रहा है कुछ स्पेशल केसेस में जैसे कॉन्ट्रैक्ट में जिम्मेदारियां होती है ना किसी की, उस तरह की जिम्मेदारियां लॉ इंपोज करता है। although parties have never entered into a contract, हालांकि पार्टी ने कभी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में लॉ उनके ऊपर जिम्मेदारियां इंपोज कर देता है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कुजाई कॉन्ट्रैक्ट। In view of the provisions of the Contract Act 1872 describe the conditions which must be fulfilled for claiming the amount in each of the following cases। वो ये नहीं कह रहा मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है, ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? मुझे बताओ वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको पूरा करके अमाउंट क्लेम की जा सकती है। पहला जी, बाकिर सप्लाइड ए जैकेट टू सुल्तान इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर। सुल्तान हु वाज ए माइनर agreed to pay rupees 2000 for the jacket although its market price was rupees 1500। कौन से वाला केस है? necessities of life supply to minor। तो कंडीशन बताइए जिनमें रिकवरी हो सकती है। नंबर 1 necessity of life, जो कि है। आपने पहले necessity of life लिख देना, साथ में उसके साथ रिलेट भी कर दें कि जैकेट necessity of life है। आगे दूसरा कि वो मार्केट प्राइस रिसीव कर सकता है, रीजनेबल प्राइस से रिसीव कर सकता है, एग्रीड प्राइस नहीं, यानी 1500 लेकिन 2000 नहीं। और तीसरी चीज क्या, तीसरी कंडीशन क्या कि वो तीसरी कंडीशन क्या है? अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो वो रिकवरी कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तीनों कंडीशन बता दी, दो का उसने क्वेश्चन में क्लियरली जिक्र कर दिया, तीसरा जो प्रॉपर्टी वाला है वो आप इफ करके डिस्कस कर देंगे। अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो रिकवर कर सकता है। डन? कोई प्रॉब्लम इसमें? जी बिल्कुल, मार्केट प्राइस, रीजनेबल प्राइस है नहीं, जो एग्रीड प्राइस है वो नहीं।
रीजनेबल प्राइस, और रीजनेबल प्राइस क्या होगी वो उसने क्वेश्चन में बता दिया 1500। तो रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस, अगर रीजनेबल प्राइस और मार्केट प्राइस इकट्ठी आ जाए तो आपने, क्योंकि रीजनेबल प्राइस कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, लेकिन कभी इकट्ठी देगा नहीं, नहीं देगा, नहीं अगर मगर नहीं देगा, नहीं देगा, मैं जिम्मेदार। जिसमें उसने मार्केट प्राइस और रीजनेबल प्राइस दोनों दी हुई थी, दोनों की किधर दिखाइए मुझे, हमें भी दिखाइए, क्लास के बाद दिखा दीजिएगा, नोट कर लें क्वेश्चन के अंदर। आगे चले, रूही हु पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ सोलत विदाउट बीइंग आस्क्ड इज नाउ डिमांडिंग पेमेंट फ्रॉम सोलत। रूही ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सोलत ने कहा भी नहीं था, अब वो सोलत से पेमेंट मांग रही है। क्यों? रूही ने पे किया, उसका बिल थोड़ी था, सोलत का बिल था, तो सोलत का बिल पे किया, सोलत से पैसे ना ले, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इंटरेस्टेड पर्सन नहीं थे, बिल पे ना करने की सूरत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ना था, ऐसे ही दिल किया उसे, ऐसे तो फिर अब पेमेंट कर दी तो सो कर दी जी। अगर किराएदार हो तो फिर क्या होगा, अगर उसने पहले पैसे कर आधे दे दे फिर क्या होगा, अगर ये हो जाता फिर क्या होगा, गार फिर क्या लग गया फिर से मुझे क्या पूछ रहे थे, कौन किराएदार हो? रूही किसकी किराएदार हो? सालत कौन? अच्छा सोलत, हाँ अच्छा रूही सोलत की किराएदार है, ठीक है, और बिल आया रूही के पूछे बगैर, रूही ने बिल पे कर दिया सोलत, तो उसका बिल था ना, उसके पोर्शन का बिल था, तो उसने करना ही करना पे, वो कैसे सोलत से मांग, सोलत उसको एक लगाएगी, वो कहेगी जिस पोर्शन में तुम रह रही हो ये उसी का बिल है। क्या कहेगी सोलत रूही को? अगर मीटर एक लगा देगा, फिर अगर आ गया, अगर मीटर एक लगा, हाँ उस सूरत में आधा आधा कर देगी जी। कुंडा लगा तो फिर तो बिल आएगा नहीं, ये चीज फिर तो केसड़ी बनेगी नहीं, ये चीज शाबाश। अब आगे चले या मजीद टाइम वेस्ट करना है? तो ये रूही यहां पे इंटरेस्टेड पार्टी नहीं, क्यों इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं उसने ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि अगर वो रूही इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ना करती तो उसे कोई नुकसान होता, उसका कोई इंटरेस्ट डैमेज होता। जी जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप कंडीशन, चूंकि उसने कहा है कंडीशन बताओ रिकवरी के लिए, सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपने रिकवरी की कंडीशन बताई है। रिकवरी की कंडीशन क्या होगी? अगर रूही ने पेमेंट किया ना, अगर रूही इंटरेस्टेड पार्टी थी इस पेमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में, अगर रूही इंटरेस्टेड पार्टी थी तो फिर वो पेमेंट रिकवर करवा सकती है सोलत से। कंडीशन बतानी है ना, किस कंडीशन में रूही रिकवरी करवा सकती है? इफ शी वाज इंटरेस्टेड पार्टी। आगे चलते हैं, थर्ड, समी ए कुली पिक्ड अप द गुड्स परचेज्ड बाय नादिया फ्रॉम द सुपरमार्केट एंड टुक देम टू हर कार। वैसे मुमूमी तौर पे ये सुपरमार्केट में इस तरह के लोग होते हैं, वो ये सुपरमार्केट को सैलरी देती है, ये फ्री में कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल उसने केस बनाया कि जैसे वो कुली है, क्योंकि उसने वर्ड क्या यूज किया कुली, वरना वो उसका एम्प्लॉय का वर्ड यूज करता। कुली पिक्ड अप द गुड्स परचेज्ड बाय नादिया फ्रॉम द सुपरमार्केट एंड टुक देम टू हर कार। नादिया डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। समी डिमांडेड सर्विस चार्जेस फ्रॉम नादिया। बताइए क्या रिकवर करवा सकता है? कि हाँ, ये कौन सा केस था? शाबाश, नॉन ग्रेचुटस एक्ट वाला, तो करवा सकता है अगर नॉन ग्रेचुटस एक्ट हो, लॉफुल सर्विस डिलीवर की गई हो, और जाहिर लॉफुल या चीज डिलीवर करना, ये सामान कैरी करना। और थर्ड, इंटेंशन क्या थी? नॉन ग्रेचुटस, और पार्टी ने बेनिफिट एंजॉय कर लिया हुआ। तो ये तीनों कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो फिर पेमेंट की रिकवरी, ये पेमेंट रिकवर करवाई जा सकती है। भाई थर्ड क्लियर? इसमें अहम चीज जो आपने ज़हन में रखनी थी वो ये, उसने ये नहीं पूछा था कि बताओ अमाउंट रिकवर हो सकती है कि नहीं, उसने पूछा था मुझे कंडीशन बताओ कि जिसके तहत अमाउंट रिकवर हो सकती है
हमने इसे एज इट इज सिचुएशन में कमेंट नहीं करना था, हमने उसे बताना था वो कंडीशंस जिनकी वजह से रिकवरी हो सकती है। डन जी। नेक्स्ट, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन, ये भी शाबाश, अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। समीर रेंटेड हिज हाउस, सबसे पहले सॉरी रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन वेदर बाकिर इज जस्टिफाइड इन हिज रूट, बताइए कि बाकिर जस्टिफाइड है कि नहीं। Question 10. Sami rented his house to Qurban for a period of 1 year at an agreed sum of rupees 10,000 per month. उसने कुर्बान को रेंट आउट घर किया 1 साल के लिए। समी ने रेंट आउट किया घर कुर्बान। After the first 2 months, कुर्बान defaulted in making payment of the rent. 2 महीने बाद ही कुर्बान किराया नहीं दे सका। बाकी रे नेबर being concerned with the strained relationship between Sami and कुर्बान paid the rent with good intention. ये strained क्या होता है? strained असाइनमेंट की है ना, खिंचाव वगैरह दबाव, यानी उसने कहा कि उनका रिलेशनशिप किसी तनाव का शिकार ना हो जाए, तनाव, इस वजह से उसने पेमेंट कर दी। किसने पेमेंट की? बाकिर ने। किस वजह से पेमेंट की? कि समी और कुर्बान में लड़ाई ना हो जाए। Subsequently on Qurban's refusal to reimburse the amount, बाद में, अच्छा समी समझ रहा था, ये किसने? बाकिर समझ रहा था कि वो पेमेंट करेगा तो कुर्बान भाई ना सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करेंगे बल्कि कुछ दिनों के बाद वो पैसे वापस भी कर देंगे। कुर्बान भाई ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं है। बाकिर filed a suit against him on the grounds that he made the payment to Sami which Qurban was legally bound to make, and being a quasi contract, Bakir is entitled to the reimbursement. एक्सप्लेन वेदर बाकिर इज जस्टिफाइड, तो लीगल, उसके लीगली वो ऑब्लिगेशन थी उसकी पे करना। हाँ, लीगल ऑब्लिगेशन तो थी, लेकिन बाकिर इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। अगर पेमेंट ना करता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बाकिर इंटरेस्टेड या रेलिवेंट पार्टी कह ले या अफेक्टेड पार्टी नहीं है, इसलिए वो रिकवरी नहीं कर सकता। बाकिर इस केस में रिकवरी नहीं कर सकता। डन। कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जी भाई। क्या ग्रेचुअस एक्ट कह सकते हैं क्योंकि उसने गुड इंटेंशन लिखा हुआ है? कह सकते हैं, लेकिन असल में चूंकि उसने आपको देखे ना लीगली बाउंड कहा है, तो उसका इशारा किस तरफ है? लीगली बाउंड पेमेंट, उसका इशारा जो है वो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी की तरफ है। वो चाह रहा है कि हमें ये इंटरेस्टेड पार्टी वाली प्रोविजन डिस्कस करें, लेकिन बहरहाल ग्रेचुअस एक्ट के मुताबिक भी डिस्कस कर सकते हैं। सोल्यूशन आपका सेम रहेगा, कंक्लूजन सेम रहेगा, क्या कि ये ग्रेचुअस एक्ट है, ग्रेचुअस एक्ट की रिकवरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट 11. Mohsin acquired a piece of agricultural land in Moro, Sindh from a local landlord Qasim Somro on a lease term of 20 years. The revenue payable, revenue means tax payable by Qasim Somro on his land to the provincial government was in arrears. As a result, the land was advertised for sale by provincial government. Mohsin, in order to prevent the sale of land, paid the sum due by Qasim Somro to the provincial government. Under the provisions of Contract Act 1872, explain whether Mohsin can recover such amount from Qasim Somro. क्या रिकवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता? क्यों कर सकता है? क्योंकि वो इंटरेस्टेड पार्टी है। कैसे पता चला इंटरेस्टेड पार्टी है? वही प्रॉपर्टी जो सेल के लिए एडवर्टाइज हो रही है उसने लीज पे ली हुई थी, तो अगर वो सेल हो जाए तो फिर जाहिर है उसका लीज एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्लियर? ये तो वही केस स्टडी है ना जो पहले की थी स्टार्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? 12. Yasmin stayed at Hotel Fragrance during the exhibition of her famous jewelry brand. After she left, the housekeeping staff found a precious branded ring from a drawer which was handed over to the hotel manager. होटल मैनेजर को हैंड ओवर कर दी गई हाउसकीपिंग स्टाफ ने। अब होटल मैनेजर मतलब ये एक ही पर्सन समझे, होटल का जितना भी स्टाफ है उसको सिर्फ एक ही पर्सन समझे, होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट को वो रिंग मिल गई, होटल मैनेजमेंट क्या बन गई?
फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। फिर क्या हुआ? मीनवाइल अहमद हु वाज स्टेइंग एट द होटल स्टोल द रिंग एंड एस्केप्ड। अच्छा, इन्होंने तो उसका ध्यान रखना था अंगूठी का, लेकिन अहमद जो है उसने अंगूठी चुरा ली और भाग गया। होटल मैनेजर ट्राई टू कॉन्टैक्ट यास्मीन बट शी हैड ऑलरेडी प्रोसीडेड ऑन अ ईयर लॉन्ग टूर एट एन अननोन डेस्टिनेशन। कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो किसी और जगह पहुंच चुके थे। Under the provision of contract, I discuss what actions can be taken by hotel management in this scenario and what would be their rights when the ring is recovered. क्या एक्शन ले सकते हैं? एक तो ये कि वो अहमद के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए जो भी स्टोलन रिंग है उसको इंश्योर करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी जरूरी स्टेप हो फाइंडर वो ले सकता है। अब यहाँ पे चूंकि वो चोरी हो चुकी है तो निश्चित रूप से में ये सवाल आता है कि शायद उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी, लेकिन अगर रीजनेबल केयर करें तो बाज़ बात फिर भी चोरी हो जाती हैं। तो अहम सवाल ये है कि क्या वो चोर के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है कि नहीं? फाइंडर इसका जवाब है ले सकता है। हर वो एक्शन जो कोई एक ओनर ले सकता है उस चीज़ को रिकवर करवाने के लिए, हर वो एक्शन फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड भी ले सकता है। तो बिल्कुल वो FIR वगैरह दर्ज करवाएगा और जो भी ज़रूरी एक्शन होंगे वो लेगा। अच्छा, फिर इसके बाद जब रिंग रिकवर हो जाए फिर इसके क्या राइट्स होंगे? चार्जेस रिकवर करवा सकता है ये ट्रू ओनर से, और नहीं उनसे चोरी हुई है, गुम नहीं हुई, चोरी हुई है, तो चोरी किसी का फॉल्ट तो नहीं है। इसमें क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा उसने कि होटल मैनेजमेंट ने सही तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम नहीं किए थे इसलिए चोरी हो गई। चोरी होने के बाद जो है नहीं, रिंग चाहे उनके पास गुम हुई हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या रिंग गुम होने में होटल मैनेजमेंट का कसूर था या नहीं था। अगर तो कसूर नहीं था फिर तो वो रिकवर कर सकता है। अगर कसूर था फिर आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो रिकवरी के पैसे हैं ना, ये रिकवरी का खर्चा नहीं आना चाहिए, क्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया कि क्या अंगूठी गुम होने में होटल मैनेजमेंट का हाथ था या नहीं था। तो अगर तो होटल मैनेजमेंट का हाथ नहीं था तो होटल मैनेजमेंट जितने भी जरूरी एक्सपेंसेस उसने इनकर किए हैं वो रिकवर करवा सकती है। लेकिन अगर होटल मैनेजमेंट का हाथ था यानी नेग्लिजेंस थी उसकी, रिकवरी के पैसे में, क्योंकि उनका फॉल्ट है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो क्या करेंगे? दोनों डिस्कस कर देने चाहिए। तो या कम से कम वो वाला ज़रूर डिस्कस करें कि अगर फॉल्ट होटल मैनेजमेंट का नहीं था तो फिर वो रिकवर कर सकते। क्लियर? कुछ समझ आई? क्या ये चोर को ढूंढने में जो पैसे लगे हैं वो रिकवर हो सकते हैं? रिकवर राइट भी होगा क्या? सेल करने का रीजनेबल एक्सपेंसेस रिकवर करने का राइट है, सेल करने का भी राइट है ना, क्या वो राइट नहीं है? पोजेशन में लेने का भी राइट है, वो भी लिखें, पोजेशन वाला भी तो राइट है जी। हाँ ठीक है, वो कीमती अशया की हिफाजत खुद करे, होटल मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब जब होटल मैनेजमेंट को मिल गई है, क्या वो वापस देने के जिम्मेदार है? भी जिम्मेदार है, बिल्कुल। कॉलेज वाले अगर लिख के लगा देते हैं कि अपने मोबाइल की हिफाजत खुद करे, गुम होने पे कॉलेज इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी, और कहीं पे मोबाइल गिरा हुआ है और फर्ज कीजिए स्वीपर को मिल गया, वो उठा लिया, उसने प्रिंसिपल साहब को दे दिया, क्या प्रिंसिपल साहब को वापस मोबाइल देना चाहिए? स्टूडेंट को भी नहीं देना चाहिए, क्यों? लिख के लगाया हुआ है गुम होने की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। लेकिन ये तो इन्हें लिखा कि मिलने की सूरत में भी नहीं मिलेगा वापस आपको। वो तो अगर कोई मोबाइल किसी का गुम, कोई चीज़, किसी जनरली रूल है, किसी की कोई चीज़ गुम हुई हो, आपको मिले, आपने वापस करनी है उसको, क्योंकि नो वन शुड गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। क्लियर? अगर प्रिंसिपल साहब गायब हो गए, आपका मोबाइल इतना रहा है ना क्या कीमती, प्रिंसिपल साहब गायब हो गए, अपने मोबाइल के लिए प्रिंसिपल साहब को गायब करवा रहा है। असाइनमेंट किया तूने? अगर मगर नहीं कर, असाइनमेंट के कितने सवाल किए हैं? कितने सवाल किए हैं? इधर आके पास आके बता ना। सवाल करते हैं क्लास में अगर मगर। भाई ये समझ आया आपको? तो इससे क्या सीखा इस एग्जांपल से हमने? कि अगर फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड से वो चीज फर्दर आगे चोरी हो जाए तो वो चोर के खिलाफ हर वो लीगल एक्शन ले सकता है जो एक ट्रू ओनर लेता, और फिर उसके ऊपर जितने भी कानूनी अखराजात आएंगे वो भी रिकवर करवा सकता है। डन जी?
जी, बेलर और बेली कौन होता है? जिसके पास कोई चीज अमानत के तौर पे रखवाई जाए वो बेली होता है, और जो अमानत के तौर पे चीज रखवाए वो बेलर होता है। ठीक है, नहीं वो पंजाबी वाला बेली ना है, ये वो बेलर से मुराद अमानत के, जिसने चीजें दूसरे के पास अमानत के तौर पे रखवाई हो। और बेली कौन है? तो ये अमानत के, तो ये मालिक जो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड होता है, ये चीज का मालिक बन जाता है कि इसके पास अमानतन मौजूद है, ये ओनर नहीं है। हाँ जी, ये बेली बन जाता है। इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिल्कुल कह सकते हैं, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। क्लियर जी? चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चन। आज के लेक्चर में क्वेश्चन ही मैंने प्लान किए थे, एमसीक्यूज इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। कुछ समझ आया आपको कुजाई कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन कैसे पूछता है? चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, आज का लेक्चर फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।